हेलो एवरीवन, हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था मैट्रिसेस ऑफ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर अलजेब्रा। इसी चैप्टर को हम आज इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। यूज मैट्रिक्स मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x + 3y + 5z = 15, 3x + 5y + 2z = 12, 5x + 2y + 3z = 13। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक थ्योरम को समझेंगे, ठीक है। उसका जो प्रूफ है इस क्वेश्चन को करने के बाद मैं आपको करवाऊंगा, बट बस आपको थ्योरम बता देता हूँ। वो थ्योरम क्या कह रही है आपको कि अगर कोई हमारी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है, कोई हमारी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं और उनको हमने इस फॉर्म में रखा है ax = b, ठीक है। कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, जैसे ये 3 इक्वेशंस है ना, तो इन 3 इक्वेशंस को हमने ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में रख दिया, ax = b फॉर्म में रख दिया। तो इन तीनों इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा, वो सोल्यूशन क्या होगा, x = a इनवर्स b, ठीक है। अगर हम 3 इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिख सकते हैं ax = b फॉर्म में, मतलब कि मैट्रिक्स फॉर्म में, यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि a क्या होता है, x क्या होता है और b क्या होता है, ठीक है, कौन सी मैट्रिक्स होती है ये। अगर हम 3 इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तब उन 3 इक्वेशंस का जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, x = a इनवर्स b। ये आपको याद रखना है ये थ्योरम। तो देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन 3 इक्वेशंस को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से, ठीक है। तो इनको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, ax = b की फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखते हैं, देखिए a क्या होता है आपका, यहाँ जैसे आपके पास 3 इक्वेशंस हैं, इनके जो वेरिएबल्स के कॉफिशिएंट है ना, x का कॉफिशिएंट, y का कॉफिशिएंट, z का कॉफिशिएंट, सिमिलरली यहाँ भी x का कॉफिशिएंट, y का कॉफिशिएंट, z का कॉफिशिएंट और आगे भी ऐसे ही इन कॉफिशिएंट्स को हम मैट्रिक्स में लिख लेते हैं। तो पहला कॉफिशिएंट क्या है, 2, तो 2 लिख लिया, फिर 3, फिर 5। यहाँ x का कॉफिशिएंट क्या है, 3, y का कॉफिशिएंट क्या है, 5, z का कॉफिशिएंट क्या है, 2, x का कॉफिशिएंट क्या है, 5, y का कॉफिशिएंट क्या है, 2, z का कॉफिशिएंट क्या है, 3। तो ये आपकी ए मैट्रिक्स होती है, ठीक है। यहाँ x क्या है, अब x जो हमारे वेरिएबल्स हैं, कितने वेरिएबल्स हैं, 3 ही तो वेरिएबल्स हैं, x y z, ठीक है, x y z। तो इनको हम ऐसे लिखेंगे x y z, ठीक है। ऐसे आपको कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है इन वेरिएबल्स को। और b क्या होता है, जो = के राइट हैंड साइड में होते हैं, ठीक है, नंबर्स, कांस्टेंट नंबर्स, 15, 12, 13। तो = 15, 12, 13, ठीक है। तो ये होती है ax = b वाली फॉर्म। अब हमने इस फॉर्म में लिख लिया ax = b वाली फॉर्म में। यहाँ से हमारे पास a क्या है, ये है, x क्या है, ये है, और b क्या है, ये है। तो लिख लेते हैं इसको भी। तो हमने यहाँ a, x और b की वैल्यू को निकाल लिया। अब हमें पता है कि जो हमारा सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, x = a इनवर्स b, ठीक है। क्या होता है, x = a इनवर्स और साथ में b मैट्रिक्स, यही हमारा सोल्यूशन होता है। तो सोल्यूशन हमारे पास x तो है, सोल्यूशन में x तो हमारे पास ये रहा, ठीक है, b भी हमारे पास है, बट हमारे पास a इनवर्स नहीं है, ठीक है। तो हमें पहले a का क्या निकालना पड़ेगा, इनवर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। उस इनवर्स की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, मतलब जो हमारे पास ये सोल्यूशन है इसमें पुट कर देंगे, b की वैल्यू को भी यहाँ पुट कर देंगे और x की वैल्यू को भी यहाँ पुट कर देंगे, और सॉल्व करके हम x, y और z की वैल्यूज़ को निकाल लेंगे, ठीक है। किसी 3 इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मतलब है, किसी भी जो हमारी इक्वेशंस होती हैं, कोई भी जो हमारे पास इक्वेशंस होती हैं, उन इक्वेशंस को सॉल्व करने का क्या मतलब है, जो उनमें वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ को निकालना, ठीक है। तो यहाँ हमें x y z की तो वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है x = a इनवर्स b। तो सबसे पहले हम a इनवर्स की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू तो है ही है ये रही, और b की वैल्यू भी है ही है, तो हमें a इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। तो a इनवर्स कैसे निकालते हैं, हमने प्रीवियस वीडियोस में सीखा है कैसे निकालते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो ये हमारे पास a मैट्रिक्स थी। a इनवर्स हमारे पास क्या होता है, a इनवर्स हमारे पास होता है एडजॉइंट ऑफ a अपॉन a का डिटर्मिनेंट, यही हमारे पास क्या होता है, a इनवर्स होता है। तो इसका मतलब हमें एडजॉइंट ऑफ a निकालना है, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ a को डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ a से। तो
तो एडजॉइंट ऑफ ए का क्या मतलब होता है कि आपको हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है ए मैट्रिक्स का, ठीक है, और उसको एक मैट्रिक्स में रख देना है और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देना है। तो जो हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी वो हमारा क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए होगा। तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स को निकालते हैं, ठीक है, कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स को निकालते हैं। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2 है, ठीक है। तो A11 इज इक्वल्स टू 2 कौन सी रो में है, इस रो में है, कौन से कॉलम में है, इस कॉलम में है, ठीक है। बचे कौन, 5 2 2 3, तो इसको हम क्या कर देंगे, डिटर्मिनेंट में रख लेंगे 5 2 2 3। इसको सॉल्व करो डिटर्मिनेंट को, ये इंटू ये मतलब 5 इंटू 3 क्या होता है 15 होता है, 2 इंटू 2 क्या होता है 4 होता है, तो ये आ गया 11। तो हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट के लिए कोफैक्टर क्या आ गया, 11 आ गया। सिमिलरली हम सेकेंड एलिमेंट के लिए कोफैक्टर निकालेंगे फर्स्ट रो के, मतलब कि A12, मतलब कि वो वाला एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे जो फर्स्ट रो में है, ठीक है, और सेकंड कॉलम में है, ठीक है, यहाँ 1 2 का ये मतलब है, इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स को छोड़ देंगे, सेकंड कॉलम में है तो सेकंड कॉलम के सारे एलिमेंट्स को छोड़ देंगे, बचा कौन 3 2 5 3, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट लिख लेंगे 3 2 5 3। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 9, 5 2 ज़ा 10, तो ये आ गया -1। और आपको ये भी पता है कि जब हम कोफैक्टर्स निकालते हैं तो जो ये वाला एलिमेंट का जब हम कोफैक्टर निकालते हैं, या इस एलिमेंट का निकालते हैं, या इस एलिमेंट का, इस एलिमेंट का जब हम कोफैक्टर निकालते हैं तो कोफैक्टर निकालते समय आगे हम माइनस लगाते हैं इन एलिमेंट्स के केस में। तो इस एलिमेंट के लिए हमने ये कोफैक्टर निकाला है तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, तो यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा, तो ये आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। सिमिलरली अब हम थर्ड एलिमेंट के लिए कोफैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो कौन सी रो में है ये थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो में है, कौन से कॉलम में है, थर्ड कॉलम में है। इन एलिमेंट्स को छोड़ देंगे, ये वाले एलिमेंट्स को, बचा कौन 3 5 5 2, 3 5 5 2, डिटर्मिनेंट में रखा, ठीक है। सॉल्व किया डिटर्मिनेंट को तो क्या आएगा, 6 - 25 इज इक्वल्स टू -19। ये मल्टीप्लाई बाय ये माइनस ये मल्टीप्लाई बाय ये, यही होता है ना। तो फर्स्ट रो के हमारे पास कोफैक्टर्स आ चुके हैं। अब हम निकालेंगे कोफैक्टर्स ऑफ सेकेंड रो। सेकेंड रो में कोफैक्टर्स निकालेंगे इस एलिमेंट और इस एलिमेंट के लिए, मतलब कि A21 निकालेंगे, A22 निकालेंगे और A23 निकालेंगे। A21 वाला कौन सा एलिमेंट है, 3, मतलब कि 3 के लिए हम कोफैक्टर निकालेंगे। तो ये कौन सी रो में, इस रो में, सेकंड रो में, कौन से कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में। तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो के सारे एलिमेंट्स को छोड़ेंगे, बचा कौन 3 5 2 3, 3 5 2 3 इज इक्वल्स टू 3 3 ज़ा 9, 2 5 ज़ा 10, तो आंसर क्या आ गया -1। और हमें पता है ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, इन चारों एलिमेंट्स के आगे हमारे पास हमेशा माइनस लगता है जब हम कोफैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। सिमिलरली अब हम सेकेंड एलिमेंट के लिए कोफैक्टर निकालते हैं, डेट इज़ 5। तो 5 कौन सी रो में है, इस रो में है, कौन से कॉलम में है, इस कॉलम में है, बचा कौन 2 5 5 3, तो इसको हम डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे 2 5 5 3, ठीक है। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 - 25 इज इक्वल्स टू -90, ठीक है। अब सिमिलरली आपको जो बाकी कोफैक्टर्स बचे हैं, जैसे ये 2 का, 5 का, 2 का, 3 का, सिमिलरली आपको ऐसे कोफैक्टर्स निकालने हैं, तो मैं सीधा निकालूँगा अब, ठीक है। तो हमारे पास A23 क्या आ जाएगा, तो देखिए हमने सभी एलिमेंट्स के लिए कोफैक्टर्स को निकाल लिया, ठीक है। यहाँ आपको याद रखना है, यहाँ माइनस आएगा और एक यहाँ भी माइनस आएगा, क्योंकि इस एलिमेंट, इस एलिमेंट और इस एलिमेंट और इस एलिमेंट के लिए जब हम कोफैक्टर्स निकालते हैं तो आगे क्या आता है, माइनस आता है। तो यहाँ हमने ये कोफैक्टर्स निकाल लिए हैं। तो हर कोफैक्टर्स जो है, सारे कोफैक्टर्स को हम क्या कर देते हैं, एक मैट्रिक्स में रख देते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स में रख देते हैं, चलिए। फर्स्ट रो के जो कोफैक्टर्स थे वो क्या है, 11 1 और
-19। तो फर्स्ट रो में कौन आएगा 11, 1 और -19। सेकंड रो में कौन आएगा 1, -19, 11 और थर्ड रो में कौन आएगा -19, 11 और 1 आएगा। ठीक है, तो लिखते हैं। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ चुकी है कोफैक्टर्स की। अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता है। डैश का क्या मतलब है, ट्रांसपोज भी कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं। फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज कर देना तो 11, 1, -19 आ जाएगा। सेकेंड रो को कॉलम में चेंज कर देना 1, -19, 11 आ जाएगा। ठीक है, ये रो थी, इसको मैंने कॉलम में लिख दिया। थर्ड रो को कॉलम में चेंज कर देंगे -19, 11, 1, तो ये आ गया। तो आप देख सकते हो कि जो हमारे पास ट्रांसपोज से पहले मैट्रिक्स थी वही बाद में आ गई है। ठीक है, हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया, ये मैट्रिक्स आ चुकी है। हमें निकालना क्या है, हमें तो सोल्यूशन निकालना है 3 इक्वेशंस का। 3 इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स को निकालना है इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक है, तो ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स हमारे पास क्या होता है, हमने अभी देखा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारा निकल चुका है, हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए को अब निकालना है। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है, तो इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा वो लिखते हैं। तो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2, 2, 3, 5, 3, 5, 2, 5, 2, 3। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट भी आपको निकालना आता है। आपको याद रखना है जो ये वाला एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट है, इनके आगे माइनस लगेगा। ठीक है, तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग आप एक्सपेंड कर लो। तो मैं फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर देता हूँ, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2 है, 2 लिख दिया। ठीक है, कौन सी रो में है, इस रो में है, इस कॉलम में है। बचा कौन, 5, 2, 2, 3। तो 5, 2, 2, 3। ठीक है, सेकंड एलिमेंट कौन सा है फर्स्ट रो का, 3 है, तो 3 लिखेंगे और इसके आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये और ये एलिमेंट के लिए आगे माइनस आ जाता है। ठीक है, कौन सी रो में है, इस रो में है। कौन से कॉलम में, इस कॉलम में। बचा कौन, 3, 2, 5, 3, 3, 2, 5, 3। ठीक है, अब थर्ड एलिमेंट 5 है, तो +5 कौन सी रो में, इस रो में, इस कॉलम में। बचा कौन, 3, 5, 5, 2, 3, 5, 5, 2 बच गया। ठीक है, तो दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसको बस सॉल्व करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4, 15 - 4 11। ठीक है, 2 × 11 आ गया। माइनस 3 3 ज़ा 9, 5 2 ज़ा 10, 9 - 10 -1, तो -1 × 3, ये 3 एज इट इज़ है ना। 3 2 ज़ा 6, 5 5 ज़ा 25, तो 6 - 25 कितना होता है, -19। ठीक है, तो प्लस ये 5 इंटू में -19। तो इसको आप जब सोल्व करोगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, -70 आंसर आएगा। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। तो हमें तो ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब कि एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या है, देखिए ये रहा, तो इसको लिखना है। तो ये है 11, 1, -19, 1 -19, 11, -19, 11, 1। डिवाइड किससे करवाना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, मतलब कि मल्टीप्लाई करवाना है डिटर्मिनेंट ऑफ 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। ठीक है, अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आया क्या है, 70 नहीं आया, तो यहाँ मैं 70 लिख देता हूँ, -70 आया ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो -70। अब इस 1 अपॉन -70 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, चाहे आप मल्टीप्लाई करवा लो चाहे यहीं तक रहने दो। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब तो यही है ना, 1 अपॉन -70 इंटू में ये मैट्रिक्स, मतलब कि ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए अभी के लिए हम इसको यहीं तक ही रखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ए इनवर्स आ चुका है। हमें निकालना क्या है, हमें तो एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है ना, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए हमने इन तीनों इक्वेशंस के लिए जो सोल्यूशन था वो क्या था, ये था, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी था। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स वाई जेड है। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स वाई और जेड है।
ठीक है। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 15, 12 और 13 है, और ए इनवर्स की वैल्यू तो अभी हमने निकाल ली है, तो तीनों वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स बाई जेड इज इक्वल्स टू ए इनवर्स की वैल्यू हमने क्या निकाल ली है, 1/-70 इंटू में 11, 1 माइनस 19, 1 माइनस 19 11 माइनस 19 11 1, ठीक है। और बी की वैल्यू क्या थी, बी की वैल्यू हमारे पास है 15, 12 और 13, ठीक है। अब आपको सिंपली क्या करना है, इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। तो 1/70 और यहाँ माइनस आ जाएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं दो मैट्रिसेस को, तो वो भी आप देख लीजिए। जो ये वाली रो है इसको इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करवाना है, जैसे 11 को 15 के साथ, 1 को 12 के साथ, माइनस 19 को 13 के साथ, ठीक है। इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है पहले तो 11 इंटू 15 क्या होता है 165, ठीक है। प्लस अब इस एलिमेंट को इसके साथ, तो 1 इंटू 12 12 आ गया, माइनस 19 इंटू 13 क्या आ जाएगा, माइनस का 247, ठीक है। तो फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब यहाँ तो कॉलम एक ही है ना, तो इसलिए सेकंड रो को भी हम इसी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाना है, मतलब कि 1 को 15 के साथ, माइनस 19 को 12 के साथ, 11 को 13 के साथ। तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 15 15, ठीक है। माइनस 19 इंटू 12 माइनस 228, ठीक है। 11 इंटू 13 प्लस का 143। सिमिलरली माइनस 19 इंटू 15 माइनस का 285, 11 इंटू 12 प्लस का 132 और 1 इंटू 13 प्लस का 13, ये आ गया। और लेफ्ट हैंड साइड में एक्स वाई जेड वाली मैट्रिक्स चलती जा रही है, ठीक है। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, तो -1/70 एज इट इज़ 165 प्लस 12 माइनस 247, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास -70 आ जाएगा। सिमिलरली इसको सॉल्व करोगे तो ये भी -70 आ जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो -140 आ जाएगा, ठीक है। तो ये है एक्स वाई जेड लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज़। नेक्स्ट अब हम क्या कर देते हैं, -1/70 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो क्या आ जाएगा -70/70, तो ये तो प्लस का हो गया क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो 70/70 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये भी 70/70 और ये आ जाएगा 140/70। इन तीनों का अगर माइनस था इसलिए यहाँ ये तीनों प्लस आए हैं, क्योंकि बाहर भी माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो आंसर क्या आ गया, 70 से 70 कट गया मतलब 1 आ गया, यहाँ से भी 1 आ गया, और यहाँ 71 जा 72 जा, तो ये 2 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास एक्स वाई जेड जो मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल आ गई, 1 1 और 2, ठीक है। देखिए ये दोनों जो मैट्रिसेस हैं इनका ऑर्डर क्या है, कौन से ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है, ये आपकी मैट्रिक्स है 3 into 1 की, ये भी 3 into 1 की है, तो इनका ऑर्डर क्या है, सेम है। अगर दो मैट्रिसेस सेम होती हैं और इक्वल होती हैं तो इसका मतलब क्या है कि उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, वाई की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, और जेड की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, क्योंकि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो क्या हैं, इक्वल है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं अगर हमारे पास गिवन हो लीनियर इक्वेशंस, तो ठीक है। तो उनके वेरिएबल्स को हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। तो क्या सोल्यूशन है, क्या निकालना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास जो तीन इक्वेशन हैं उनको आपको इस फॉर्म में लिखना है, ए एक्स इज बी वाली फॉर्म में। तो ऐसे लिख लिया, यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई और एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमारे पास सोल्यूशन होता है ये एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है। तो यहाँ में एक्स बी और ए इनवर्स की वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है और सिंपल कैलकुलेशन करनी है, जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और इक्वेट करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आपको ए इनवर्स की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी यहाँ पुट करने के लिए। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 3। तो जो हमने ये थ्योरम करी थी कि किसी भी तीन इक्वेशंस को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, और इसका जो सोल्यूशन होगा ये होगा, इस थ्योरम को हम अब प्रूव करते हैं। हमारे पास तो क्या थ्योरम है हमारे पास,
x is equals to a inverse b is the unique solution of a system of linear equations ax is equals to b where a determinant is not equal to 0। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें क्या गिवन है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं जिनको हमने इस फॉर्म में लिख रखा है ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, ठीक है, इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी होगा, ठीक है। और जो ये सोल्यूशन है ये क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, मतलब कि इसके दो सोल्यूशंस नहीं है, इसका एक ही सोल्यूशन है और वो सोल्यूशन क्या है, यही है एक्स, ठीक है, एक्स ही सोल्यूशन है और जो कि ए इनवर्स बी के इक्वल है। तो हमें यूनिकनेस भी प्रूव करनी है। तो सबसे पहले तो हम ये प्रूव करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है, ये है, ठीक है। और हमें गिवन क्या है, और हमें क्या गिवन है कि जो ए का डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो प्रूफ देखते हैं इसका। वी हैव सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो क्या है, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी है, ठीक है। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखिए हमें और क्या गिवन है थ्योरम में, ए का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है। अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब मैट्रिक्स ए क्या है, नॉन सिंगुलर है। क्या है, नॉन सिंगुलर है। अगर वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो इन्वर्टिबल भी होती है। क्या होती है, इन्वर्टिबल भी होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो क्या करते हैं हम, इक्वेशन नंबर 1 को प्री मल्टीप्लाई करवा देते हैं, प्री मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय ए इनवर्स, ए इनवर्स से हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं प्री मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 को। प्री मल्टीप्लाई का क्या मतलब है कि पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कराएंगे ए एक्स से इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू में बी आ जाएगा, ठीक है। बोथ साइड्स हमने क्या कर दिया, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दी, यहाँ भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दी, यहाँ भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दी, तो हमारे पास ये आ गया। ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स को उसी के इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। तो यहाँ आई आ जाएगा, मान लेते हैं इसका ऑर्डर एन है, इंटू में एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी एज इट इज़। अब आई इंटू एक्स, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जिस मैट्रिक्स के साथ हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया होता है वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमने एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ एक्स ही आ जाएगा, ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी आ गया। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था, प्रूव क्या कर लिया, ये प्रूव कर दिया। इसका मतलब ये जो होता है इसका सोल्यूशन होता है, ठीक है, और ये यूनिक सोल्यूशन होता है। तो यूनिकनेस को भी अब हमें प्रूव करना पड़ेगा, तो यूनिकनेस को भी प्रूव करते हैं। यूनिकनेस कि हमारे पास एक्स एक ही सोल्यूशन है, ठीक है, क्या सोल्यूशन है, एक ही सोल्यूशन है। कॉन्ट्राडिक्शन से इसको प्रूव करेंगे। मान लेते हैं कि लेट x1 और x2 बी टू सोल्यूशंस, बी टू सोल्यूशंस ऑफ ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। ए एक्स इज इक्वल्स टू बी के कितने सोल्यूशन है, दो सोल्यूशन है, x1 और x2। लास्ट में हम क्या प्रूव कर देंगे कि x1 और x2 तो सेम ही थे, ठीक है, वो तो एक ही थे, दो तो थे ही नहीं, वो एक ही थे, दोनों इक्वल ही थे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या प्रूव हो जाएगा कि हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होता है, एक ही सोल्यूशन होता है। तो हमने यहाँ क्या मान लिया, हमारे पास दो सोल्यूशन है, लास्ट में हम ये प्रूव कर देंगे। तो अगर x1 और x2 ए एक्स इक्वल्स टू बी के सोल्यूशन है तो इसका मतलब क्या है, ये जो दोनों सोल्यूशन हैं ये दोनों ही इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए एक्स वन इज इक्वल्स टू बी आएगा और एक ए एक्स टू इज इक्वल्स टू बी आ जाएगा। इसको मैं 2 मान लेता हूँ, इसको मैं 3 मान लेता हूँ, ठीक है ना। x1 इसका सोल्यूशन है, इसका मतलब x1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ए एक्स वन इक्वल्स टू बी आ गया, एक्स का हमने x1 पुट कर दिया। सिमिलरली जो x2 है, ठीक है, वो सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह x2 आ गया। तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन से हमारे पास क्या आ रहा है कि ए एक्स वन बी के इक्वल है, ए एक्स टू बी के इक्वल है। अगर दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो इक्वल होगी, तो इसका मतलब क्या है, ए एक्स वन ए एक्स टू के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ भी प्री मल्टीप्लाई करवा देंगे, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स, ए इनवर्स से हमने प्री मल्टीप्लाई करवा दिया तो क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स वन इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स टू। ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है,
x1 एज इट इज। ए इनवर्स इंटू ए, यहाँ भी क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होएगा तो आई, ठीक है। इसका ऑर्डर एन मान लेते हैं, इसका भी ऑर्डर हमारे पास एन ही है, इंटू में x2। अब किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कौन सी मैट्रिक्स आ जाएगी, वही मैट्रिक्स आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ भी वही मैट्रिक्स आ जाएगी, तो x2 इज इक्वल्स टू x1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि x1 और x2 तो एक ही हैं, ठीक है, वो डिफरेंट है ही नहीं। हमने माना था ना x1 और x2 दो सोल्यूशन है, पर वो दो नहीं है, वो एक ही सोल्यूशन है, क्या, क्योंकि दोनों सेम ही है तो एक ही सोल्यूशन आएगा, ठीक है। तो हमने यूनिकनेस भी प्रूव कर दी। तो ये थी आपकी थ्योरम। तो इसी के साथ जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है वो कंप्लीट होती है, मतलब कि इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हो गए आपके सारे और थ्योरम्स भी सारी हो गई हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको एक्सरसाइज 1.1 भी करवाई जाए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको करवानी है या नहीं करवानी है, ठीक है। आपने मुझे कहा कि करवानी है तो मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 भी पूरी तरह करवा दूंगा, ठीक है।